ठीक है, अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, खत्म कर लेते हैं ये वाला। तो लास्ट पॉइंट, हाँ, लिमिटेशंस पे हम लोग थे। बिलोंगिंगनेस वाला खत्म हो चुका है कि बिलोंगिंगनेस क्रिएट करना जरूरी है कभी कभी, ताकि आपके अंदर हेजिटेशन खत्म हो सके। अगर आप कुछ काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सके, या फिर खुल के एटलीस्ट ओपन कम्युनिकेशन, ओपन इन्वायरमेंट रख सके, थोड़ा हल्का फुल्का माहौल बन सके ऑफिस में। अदरवाइज क्या रहेगा, बहुत भारी भरकम माहौल रहेगा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मन ही मन सब सबको गाली दे रहे हैं, लेकिन कहीं खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, राइट? तो कभी कभी ये भी अलाउ कर देना कि ठीक है, अगर आपको कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो, तो आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट का चांसेस बना रहेगा। अगर कभी हम फीडबैक ही ना ले, कभी कोई हमें बताए ही नहीं कि प्रॉब्लम है क्या, तो इसमें क्या होगा कि हम इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, राइट? जो भी प्रॉब्लम है वो चलता रहेगा। इसीलिए देखो, हम कहीं भी जाते हैं तो फीडबैक या सजेशंस रजिस्टर रखते हैं ना वहां पे, सो दैट हमको क्या मिल सके, यस मैम। हम उसको इम्प्रूव कर सके। जो चीज नहीं है, जो चीज कमी है, उस पर भी हम काम करके उसको बढ़ा सके। इसीलिए बिलोंगिंगनेस होना जरूरी है, जबकि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में बिलोंगिंगनेस नहीं होता है। टू मच डिपेंडेंस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगेन वहां पे पेपर वर्क, रेड टेपिज्म, पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाता है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्यूरोक्रेटिक मेथड ऑफ वर्किंग है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते करते कई बार अपने गोल से विमुख हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। The last one is the employees are treated like machines and not like individuals, right? यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको ऐसा दिखा जहाँ पे एम्प्लॉयज के बेनिफिट में बात की गई हो? सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में। ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो स्पेशलाइजेशन होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का काम का स्पीड बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है तो काम हम सही तरीके से कर पाएंगे। कुछ भी है जो ये एम्प्लॉयज के बारे में बात करे? कुछ है ऐसा कि एम्प्लॉयज के बारे में बात करे? नहीं है ना? नो मैम। हाँ, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एम्प्लॉयज के बारे में बात करता हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को बिल्कुल अदर रिसोर्सेज जैसे हम यूज करते हैं, मटेरियल, मनी, मशीन, वैसे ही मैन को भी यूज किया गया। लेकिन मैन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज, बिकॉज दे आर लिविंग बीइंग्स, दे कैन थिंक, दे कैन रिएक्ट, दे हैविंग इमोशंस। इसीलिए वैसे जिस तरीके से इनको डील करना चाहिए वैसे नहीं किया गया। और ठीक इसके बाद जो दूसरा अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट आया, वो कौन सा अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है? जल्दी बोलेंगे, जल्दी। बिहेवियरल साइंस अप्रोच। बिल्कुल, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर देखा गया बाद में कि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट जस्ट टेक्नो इकोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना? वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के यूज से, मशीनरी के यूज से पैसा कमाने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। वो क्यों है? वो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल काम करते, तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर भी क्रिएट करता है, सोशल फैब्रिक भी वहां पे क्रिएट होता है, जहां लोग आपस में बातचीत करके अपने स्ट्रेस को रिलीज करने, अपने टेंशन को रिड्यूस करने, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने का काम करते हैं। तो ये चीज होना जरूरी है। इसीलिए इसके ठीक बाद हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़ेंगे, जो न्यू क्लासिकल थियोरी में आता है। उसको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहते हैं, इसको बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में जब मैंने आप लोगों को ये इवोल्यूशन पढ़ा था, तो एल्टन मायो का हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट बताया था, लेकिन इसके साथ ही ये भी बताया था कि आपको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है इवोल्यूशन में, लेकिन उसी समय बिहेवियरल अप्रोच के अंदर 3 थियरीज आए थे, जो मास्लोज थियरी ऑफ मोटिवेशन है, हार्जबर्ग थियरी है, एंड देन 2 फैक्टर्स थियरी, एक्स वाई फैक्टर ऑफ बैग्रीगर्स थियरी है, राइट? उसको भी हमने देखा क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन सबसे पहले एल्टन मायो का जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, वो एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इन तीनों से अलग तरह की बात की। एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल एंड मैक्स वेबर, ये सारे फाउंडर मेंबर जरूर है मैनेजमेंट का फाउंडेशन तैयार करने की क्रेडिट जो है ये इन्हीं लोगों को जाती है। लेकिन उसमें जो लूप होल्स था, जो वो लोग शायद नहीं फोरसाइट कर सके, जो आगे का फ्यूचर नहीं वो लोग देख सके, वो एल्टन मायो ने उस टाइम में देखा। और उन्होंने कहा कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दे ऑल आर टॉकिंग
टॉक्ड अबाउट जस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री है, प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिट है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। नो, नन ऑफ देम हैड टॉक्ड अबाउट ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, व्हाई ह्यूमन वर्क। इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इसको हमने एड्रेस नहीं किया ठीक से तो हमारा काम कभी भी अच्छा नहीं होगा, हमेशा क्लासेस, स्ट्राइक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहेगा, जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आने वाले समय में। तो एल्टन मायो ने, अच्छा इसमें 3 चीजें हैं, क्या क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग और पार्टिसिपेटिव एम्प्लॉय, पार्टिसिपेटिव सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग के बाद उसी से मिलता जुलता है सेल्फ मोटिवेशनल एम्प्लॉयज। ठीक है, ये सेल्फ मोटिवेशनल एम्प्लॉयज के बारे में स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है वो भी बात करता है, जो कि 14 प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल में, तो वो भी इसके बारे में बात करते हैं इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है ना, थ्रू इनिशिएटिव, थ्रू तो हो सकता है थ्योरी एक्स आगे आएगा, थ्योरी एक्स आगे आएगा, ठीक है ना, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी आई वाई आगे आएगा। अभी तो जो पीछे है उसके बारे में बात करें ना, हम उससे कंपेयर करें कि वो इनके ऊपर एडवांसमेंट है। एल्टन मायो बिहेवियरल अप्रोच इज एन एडवांस वर्जन ऑफ द पर्टिकुलर प्रीवियस मैनेजमेंट थियरी, क्योंकि प्रीवियस मैनेजमेंट थियरी में हर चीज को डिस्कस किया गया, बस ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स या नीड्स को नहीं डिस्कस किया गया। Here for the first time Elton Mayo discussed about the behavioral needs, human needs, right? इसके बाद आपका मास्लोज और फर्दर जो आप मैग्रीगर बोलते हो या फिर हजबर्स थ्योरी बोलते हो, ये सब आगे आए, राइट? तो क्या है? 3 चीज को देखा गया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्लासिकल थ्योरी में भी बोला गया कि क्या है, हर एक डिपार्टमेंट्स में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल डिसेंट्रलाइजेशन हो जाइए, और थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग आपके लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है ना, उनके पास भी थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग का हमको उनको इनेबल करना चाहिए कि आप डिसीजन ले सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, ये जरूरी है ताकि वो उनमें इन्वॉल्व हो सके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोल्जर कर सके। वो तभी हो सकेगा जब वो खुद डिसीजन लेंगे और खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये तीनों उसी चीज को अलग अलग तरीका है, डिसेंट्रलाइजेशन कह दो, पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग कह दो, या सेल्फ मोटिवेटेड कह दो। तीनों तरीका क्या है? एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करने का, एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करके उनको सॉल्यूशन ढूंढने का और फिर उससे काम करवाने का, तीनों में यही चीज करना है, राइट? यस, ठीक है, यस मैम। अभी डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, द कॉन्सेप्ट, अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करना है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेगा, सारे बहुत जो भी क्रिटिकल डिसीजंस है, जितने क्रिटिकल डिसीजंस है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ले, ठीक है। लेकिन कुछ डिसीजंस मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे के ऑर्डर के लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे के लोग, वो सभी ले सके, क्योंकि आप हर एक डिफरेंट पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत क्या करिए, फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग अलाउ करिए। जब तक वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वो उसको करेंगे और रख देंगे, ठीक है ना। अगर वो उसको इन्वॉल्व होंगे, अगर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो वो जरूर इंश्योर करेंगे कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो ये सक्सेसफुल हो, राइट? यस, ठीक है, इसीलिए उनको इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व करने का एक तरीका है डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा तरीका है पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग मतलब आपको डिसीजन लेने के लिए पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन कैसे होगा? कोई प्रॉब्लम है, एक मीटिंग बुलाइए और सारे लोगों को बुलाइए, ठीक है ना, क्योंकि एक छोटा से छोटा एम्प्लॉय भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत सही सजेशंस या एडवाइस दे सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग मतलब सारे डिसीजन आप मत लीजिए, allow your juniors, allow your subordinates to involve or take decisions which may be very fruitful for the organization, right? तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है आज के डेट में, तो ये बहुत ही प्रचलित है, HSBC हो, एप्पल हो, या फिर कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे इस चीज को यूज करते हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक केस भी है इसके ऊपर, पार्टिसिपेटरी सजेशंस डिसीजन मेकिंग पर, कि कैसे उनका एक टीम है जो हर महीने लोगों को किसी ना किसी प्रॉब्लम पे डिसीजन लेने के लिए बोलता है, एंड देन कैसे उनका एक बहुत बड़ा 3 करोड़ का उनका इसमें प्रॉफिट हुआ था। एक छोटे से एम्प्लॉय ने उनको सजेशन दिया था कि हम सब कुछ तो हम पार्ट ऑफ द थिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं और पार्ट ऑफ द थिंग क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, लेकिन जो हमारी गाड़ी में सबसे ज्यादा शिकायत आ रहा है वो पिस्टन और एक और कोई है मैकेनिकल टर्म मुझे याद नहीं है, उस 2 पार्ट में ज्यादा, हाँ जो भी है, उस 2 चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो दोनों चीजें हम आउटसोर्स करते हैं। तो अगर हम इन दोनों चीजों को खुद बनाने लगेंगे तो यू कैन गिव गारंटी ऑफ क्वालिटी,
of those products also. ठीक है ना, असेंबलिंग करते हैं हम, आउटसोर्सिंग Yes. करते हैं, लेकिन ये दो पार्ट जहाँ पे ज्यादा हमें शिकायत आ रही है, क्यों ना हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद से शुरू कर दें, क्योंकि यही दो पार्ट में शिकायत हमारे गाड़ी में ज्यादा आता है. एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग ओवर दैट. तो फेज वाइज पैसा दिया गया, फेज वाइज इस काम को स्टार्ट किया गया. जिसने ये सजेशन दिया था उसी को बोला गया कि अब तुम ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करो, कैसे तुम करवाओगे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने क्यों ली, क्योंकि मैंने सजेशन दिया है, अगर ये फेल हो गया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, राइट. तो उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे. एंड देन उस सजेशन को मानते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 1 साल के अंदर 3 करोड़ का बचत किया, और उसके साथ ही उस आदमी को प्रमोशन भी दिया, क्योंकि वो अच्छे डिसीजन लेके आए. तो इसको क्या होता है, गुड सजेशन शुड बी अडॉप्टेड एंड देन दैट पर्सन शुड बी रिवॉर्डेड, ताकि आगे भी लोग आपको सजेशन देते रहे. अगर आप डांट देंगे तो अगली बार से सजेशन देना बना कर देंगे, या फिर आप बंद कर सजेशन, देंगे। हाँ सजेशन आप ले तो रहे हैं लेकिन उसको बक्सा में बंद है, कभी खोल के देखते ही नहीं है उस सजेशन बॉक्स को, फिर कोई फायदा नहीं है, गलत फिर बात। कोई फायदा नहीं है. तो इसीलिए इसको जितने भी अभी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप 10 एम्प्लॉयर हैं, वो इन सब चीजों को यूज करते हैं और इसका फायदा होता है उनको, राइट. ब्रिटिश एयरवेज है, वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में सजेशंस को काफी प्रमोट करता है. तो इस तरीके से कुछ कंपनी है जो करते हैं और जिनको इसका फायदा भी होता है. नेक्स्ट, सेल्फ कंसर्न फॉर डेवलपिंग सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज. सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कैसे हो सकते हैं, जो हमने इनिशिएटिव और स्पिरिट द कोर्स में पढ़ा कि सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कैसे हो सकते हैं. जरूरत नहीं है आपको घर पे आकर के देखने की कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको डराने की, धमकाने की, आपको पनिश करने की. आप खुद से इतना रिस्पॉन्सिबल होइए कि हमको इसमें अच्छा करना है. जब वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो किसी को चिंता नहीं रहेगा कि बेटी घर पे है या घर से बाहर है, वो पढ़ाई कर रही होगी, उस इतना सबको मालूम होता है, भले वो चाहे और भी जो Yes. भी करे हो. शी इज मल्टीटास्किंग, ही इज मल्टीटास्किंग, ठीक है, वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हाँ पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी. तो ये हो सकता है, लेकिन क्या होगा, ये सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड किड्स, ठीक है ना, डॉटर सन, इसका साइन है. जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहे, पुश स्ट्रैटेजी बहुत लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक हम आपसे पुश करके काम नहीं करवा सकते हैं. ठीक है, समझ में आया. तो ऑर्गेनाइजेशन में yes. भी वैसे ही लोग चाहिए, जैसे फैमिली में चाहिए सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, में भी हर- वैसे ही एम्प्लॉयज चाहिए, ताकि वो काम को खुद से शोल्जर कर सके और ईमानदारी से काम का निर्वहन कर सके. ईमानदारी से। लेकिन फिर इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो. कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना एम्प्लॉयर का काम Yes, है, जहाँ पे वो फ्रीली डिसीजन ले सके और काम कर सके. अगर आप बहुत ज्यादा हिंडरेंस देंगे, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, देन दे विल बिकम डीमोटिवेटेड, और फिर वो ऐसा काम नहीं करेंगे. दे विल डू फॉर द शेक ऑफ डूइंग, जस्ट फॉर द शेक ऑफ, yes, राइट. सर नहीं, Yes. मैम. Yes. Yes, ma'am. yes, मैम. नाउ अब Yes, जो मैम. है हर जगह एक हॉट्रॉन, मोटिवेटर होना चाहिए मैम. ठीक है, हाँ क्या अब मतलब, नेक्स्ट मैम? सुनना कीजिए मैम. सुन thank लिया you. मैंने, सुन लिया तुम्हारी बात, मैंने सुन लिया, मैं मोटिवेटर सुन रही होना चाहिए. नाउ हॉट्रॉन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हॉट्रॉन एक्सपेरिमेंट हम लोग कल शुरू करते हैं, ठीक है. Yes, मैम. Yes, Ma'am. मैम. बहुत Yes, ma'am. Thank you. Ma'am. हाँ बोलिए, किसी को कुछ बोलना है, Excuse बोलिए. ma'am. Ma'am, attendance छूट गया मेरा मैम. अटेंडेंस छूट गया तुम्हारा, रोल नंबर जी, मैम. रोल नंबर बता दो, हम भेज दिए हैं मैम को, 55, ऐड रोल कर नंबर देंगे उसे. 55. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. एंड करती हूँ ये Thank सेशन you, में ma'am. अभी. हाँ, it नहीं looks मैम, good. Thank you, ma'am. थैंक यू बोलना है अभी मैम. थैंक यू मैम. हैव अ ग्रेट डे मैम. Thank you, ma'am. Welcome you all. Thank you, ma'am. Have a great day, ma'am. Thank you, अरे thank तेरी you. देखिए, you. Stay safe, ma'am. अब इन होता